नमस्कार बच्चों, आज यहाँ हम उपस्थित हुए हैं पाठ्यक्रम की चर्चा करने के लिए। पिछले कई महीनों से भारत सहित पूरा विश्व कोविड-19 के प्रकोप से ग्रसित है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने अपने प्रदेश में चल रही शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रमों में 30% की कटौती करने का निर्णय लिया है, जो कि स्वागत योग्य है। और अब केवल 70% पाठ्यक्रम ही रह गया है, जिसे हमें बच्चों के साथ तैयार करना है। तो आज हम लोग एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, जिसमें 30% जो पाठ्यक्रम खत्म किए गए हैं और 70% जो पाठ्यक्रम तैयार करना है उसका हम लोग विस्तृत यहाँ पर अध्ययन करेंगे। विस्तृत रूप से पूरा ब्यौरा देखा जाएगा। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान वास्तव में है क्या। सामाजिक विज्ञान को 9th और 10th की क्लास में मुख्य रूप से पढ़ा जाता है, जिसमें 4 विषयों का अध्ययन किया जाता है: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था। इसका अध्ययन करते हैं। तो ये चारों विषय आगे चल करके कहीं न कहीं कंपटीशन में जीके के रूप में भी काम आते हैं। तो एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय है। तो बच्चों, इसको आप अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी डिनाई मत करिएगा। यहाँ पर आप इसको पढ़िएगा। पहले पाठ्यक्रम की हम चर्चा करेंगे, कौन पाठ्यक्रम में कौन कौन से हमारे जो है विषय या पाठ अवशेष रह गए हैं, उनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतिहास का जो अंश पाठ्यक्रम से हटाया गया है वो है इकाई 3, नाजीवाद और हिटलर का उदय। नाजीवाद और हिटलर का उदय ये हटाया गया है। इसके अलावा इकाई 4, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ये भी हटाया गया है। यानी कि इतिहास से इकाई 3 और 4 ये हटा दिया गया है पूरी तरीके से, ठीक है। और भूगोल में हटाया गया है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। सिर्फ एक अंश हटाया गया है भूगोल का, अल्पांश ही है जो हटा दिया गया है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो पहला चैप्टर है पालमपुर की कहानी, इसे हटा दिया गया है। और इसके अलावा चुनावी राजनीति है, ये हटा दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा पाठ्यक्रम 30% हट करके अब सिमट कर थोड़ा छोटा हो गया है। तो जो 70% बचे हुए अवशेष हैं उसी को 100 पूर्णांक में बांट दिया गया है, ठीक है। और 30 अंक का जो है हमारा प्रोजेक्ट होगा। कुछ इस प्रकार से अंक विभाजन किया गया है, जिसमें इतिहास 20 अंक का है और भूगोल भी 20 अंक का है, जिसमें 15 अंक के तो 15 अंक के दोनों विषयों में लिखित परीक्षा होगी और 5 अंक का उसी में मानचित्र रहेगा। इतिहास में भी इसी प्रकार से और भूगोल में भी 5 अंक का जो है मानचित्र रहेगा, ठीक है। और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में इसमें 15 अंक के प्रश्न रहेंगे। यानी इस तरीके से कुल मिलाकर के 70 अंक जो है हमारे लिखित परीक्षा में होंगे और 30 अंक जो है वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे प्रोजेक्ट के रूप में मिलेंगे। तो इस तरीके से 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे इतिहास में क्या क्या जो है अवशेष हैं, जो पाठ्यक्रम है। तो इसमें हम लोग पहला इकाई प्रथम में देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग पढ़ेंगे पुरातन शासन व्यवस्था और उसकी समस्याएं, क्रांति के लिए उत्तरदायी सामाजिक तत्व, तत्कालीन क्रांतिकारी समूह और विचार, और विरासत। इसका हम अध्ययन करेंगे। यानी इसमें 4 पॉइंट हैं फ्रांसीसी क्रांति में। फिर इकाई 2 है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसमें हम लोग देखेंगे जारवाद अर्थात राजत्व का संकट, ये देखेंगे। और 1905 से 1917 के मध्य सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति देखेंगे, जो रूस में सामाजिक आंदोलन हुए थे 1905 से 1917 के मध्य, इनका हम अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध और सोवियत राज्य की स्थापना, ये भी हम देखेंगे यहाँ पर। और फिर इसके बाद विरासत में हमें क्या मिली इसके बाद ये देखेंगे। तो इस तरीके से ये जो है खंड 1 में, जो कि 10 अंक का है, ये खंड 1 हमारा
घटनाएं एवं प्रक्रियाएं जो कि 10 अंक का है, और खंड 2 जो है 5 अंक का है। ठीक है, तो खंड 2 में देखेंगे इकाई 5 है आधुनिक विश्व में चरवाहे, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे पशुचारण जीवन निर्वाह के रूप में, पशुचारण का अध्ययन करेंगे। पशुचारण के विभिन्न स्वरूप हैं, विश्व में कौन कौन से स्वरूप हैं इनका अध्ययन करेंगे। औपनिवेशिक शासन और आधुनिक राज्य में चरवाहों का जीवन कैसा था इसका भी अध्ययन करेंगे। और केस अध्ययन है, 2 केस अध्ययन है, एक अफ्रीका का और दूसरा भारत का, ये चरवाहे समूह का है, इसका भी यहाँ हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से 5 अंक का इकाई 5 है। और मानचित्र कार्य जो हमने बताया था 5 अंक का है। तो ये देखिए यहाँ बिल्कुल पूरा दिया हुआ है मानचित्र, आप यहीं से पढ़ेंगे और पूरा का पूरा आपका मानचित्र यहीं से मिल जाएगा। तो इसमें फ्रांस का रेखा मानचित्र मिलेगा आपको, जिसमें भरना होगा मतलब जो कुछ चिन्हित पहचानने वाले जो है क्षेत्र दिए होंगे, जैसे बोर्डॉक्स है, नांतेस है, पेरिस है, मार्सेल्स है। तो इनको हम लोग मानचित्र पे बाकायदा भर करके देखेंगे कहाँ पर ये स्थान है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और है, ये दूसरा हमारा यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति, ये भी मानचित्र में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश कौन कौन से थे, इसमें केंद्रीय शक्तियाँ और मित्र राज्य जो थे शक्तियाँ थी उनको हम उन जो देश थे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले उनको हम लोग मानचित्र में भर करके सीखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आते हैं मानचित्र में भरने के लिए। ये तो इतिहास का रहा हमारा। अब 20 अंकों का हमारा भूगोल का प्रश्न आता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से अवशेष इकाई हैं। तो इसमें इकाई 1 अवशेष है जो है हमारे पाठ्यक्रम में। इसमें पहला पाठ है भारत आकार एवं स्थिति। इसमें 7 अंक के प्रश्न आते हैं, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें भू आकृतियाँ हैं, इसका संरचना, भारत की संरचना कैसी है, प्रमुख प्राकृतिक भौगोलिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, फिजियोग्राफिक यूनिट्स कौन कौन से हैं भारत की, जैसे हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का अध्ययन करेंगे इसमें हम। ठीक है, इसके अलावा इसमें दूसरा चैप्टर आपका है अपवाह से है, यानी प्रमुख नदियाँ और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें झीलें अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका कैसे निभाती हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। नदियों का प्रदूषण देखेंगे, नदियों के प्रदूषण को रोकने के उपाय, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग इकाई 2 में अध्ययन करेंगे जलवायु का। तो जलवायु में हम लोग पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मानसून और इसकी विशेषताएं, वर्षा का वितरण देखेंगे यहाँ पर, जलवायु तथा मानव जीवन, माने जलवायु किस तरीके से मानव जीवन को प्रभावित करता है, ये भी अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जनसंख्या में देखेंगे आकार, वितरण, आयुलिंग, संगठन, जनसंख्या परिवर्तन के एक घटक के रूप में प्रवास, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, विशेष आवश्यकताओं वाली कुपोषित जनसंख्या के रूप में किशोर, इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब भूगोल भी हमारा जो है मानचित्र कार्य के लिए जो है प्रसिद्ध है। भूगोल तो पूरा तरीके से इतिहास से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानचित्र के लिए, लेकिन अंक विभाजन में बराबर है। इतिहास में भी 5 अंक के आते हैं, भूगोल में भी 5 अंक के ही मानचित्र भरने के लिए आते हैं। तो इसमें हम जितने चैप्टर हम वहाँ पढ़ेंगे, उन्हीं चैप्टर जो हटा दिए गए हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा भरने के लिए। जो विषय जो पाठ्य रह गए हैं पढ़ने के लिए, वही पाठ उन्हीं पाठों से और जो है प्रश्न मानचित्र में भरने के लिए आएंगे। तो इसमें भारत आकार तथा स्थिति है, जिसमें राजधानियों सहित राज्य है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, मानक भूमध्य रेखा क्या कहाँ से होकर गुजरती है, सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे उत्तरी, देखिए पूरा सिलेबस में बिल्कुल दिया हुआ है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा भारत का, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी बिंदु, ये सारे बिंदु हम देखेंगे चिन्ह सहित। इनको जो है मानचित्र में भरने की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा दूसरा जो भारत की प्राकृतिक विशेषताएं, इनसे आएगा प्रश्न, जिसमें पर्वत श्रेणियां हैं, ये कराकोरम, शिवालिक, अरावली, बिंद, सतपुड़ा, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट, जास्कर, इनको हम भरने को जो है मानचित्र के माध्यम से इनका जो है प्रैक्टिस करेंगे। पर्वत चोटियों में K2, कंचनजंगा, अनाई मुर्दी, ये सब देखेंगे। और पठार देखेंगे कौन कौन से पठार हैं, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, इन्हीं से प्रश्न आते हैं। तटीय मैदान में हम लोग सारा मैदान देखेंगे, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और ये सारे मैदान देखेंगे हम लोग। तटीय मैदान जो तट के सहारे हैं भारत के, जैसे इस तरीके से हमारा भारत है, तो इधर जो तट है ये, इन तट के सहारे कौन कौन से मैदान हैं इसका अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा हम लोग अपवाह देखेंगे। अपवाह में देखेंगे मतलब नदियाँ
कौन कौन सी हैं भारत में बहने वाली, जिसमें हिमालयी नदियां हैं, गंगा, सिंधु और सतलज हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जिसमें नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इनको हम मानचित्र में भर के दर्शाने का जो प्रयास करेंगे। ठीक है। और कुछ झीलें हैं, वुलर, पुलिकट, सांबर, चिल्का, वेम्बनाड, कोलेरू, इन झील्स को हम लोग मानचित्र में जो है प्रैक्टिस करेंगे भर करके। ठीक। और जलवायु से भी कुछ प्रश्न भरने के लिए आ सकते हैं। तो इनमें कुछ स्थान हैं जो जिनकी जलवायु जो है मापा जाता है, जिसमें तिरुवनंतपुरम है, चेन्नई, जोधपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, लेह, शिलांग, दिल्ली, नागपुर। तो इनका सब हम मानचित्र में भरने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। और इसके अलावा जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं, कुछ अधिक वर्षा वाले 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि जो भारत के पश्चिमी वाले राज्य हैं, जैसे ये है आपका राजस्थान वाला, ये कम वर्षा वाला हो गया, और इधर ये आपका पूर्वी वाला क्षेत्र है, ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से सब मानचित्र में दर्शाएंगे, सीखेंगे। ठीक है। और जनसंख्या से भी प्रश्न आते हैं भरने के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। सबसे अधिक जो है आपका बिहार है। ठीक है। इस तरीके से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का पूछ लेगा भरने के लिए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य से आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। और लिंगानुपात में अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले सबसे बड़े छोटे राज्य, इन सबको हम भरने का प्रैक्टिस करेंगे मानचित्रों में। ठीक। अब हम लोग देखते हैं, ये तो भूगोल का हो गया, 20 नंबर का इतिहास देखा हमने, और 20 नंबर का भूगोल यहाँ देखा। अब हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र जो कि लोकतांत्रिक राजनीति के नाम से जो है हमारा इस जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसमें इकाई पहला दिया हुआ है कि लोकतंत्र क्या एवं क्यों। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, किस तरीके से परिभाषित किया गया है लोकतंत्र को, लोकतंत्र शासन का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप क्यों बन चुका है, लोकतंत्र के विकल्प क्या हैं। ठीक है। मतलब लोकतंत्र भाई इसका विकास किस तरीके से हुआ, राजतंत्र, उसके बाद लोकतंत्र के रूप में जो है इसका विकास हुआ है। तो अब ये इसका क्या कोई विकल्प है, राजतंत्र का विकल्प तो लोकतंत्र था, लेकिन लोकतंत्र का भी कोई विकल्प है, तो इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। क्या लोकतंत्र अपने मौजूदा विकल्पों में श्रेष्ठ है, मतलब लोकतंत्र जब स्थापित हो गया तो क्या आज इसमें कुछ कमियां हैं या ये श्रेष्ठ है, ये भी देखेंगे हम लोग। क्या प्रत्येक लोकतंत्र में समान संस्थाएं और आदर्श होने चाहिए। भाई लोग, हर देश का लोकतंत्र अलग अलग है। भारत का लोकतंत्र है तो वो अलग तरीके से, उसके अलग जो है पिलर्स हैं, किस पिलर्स पर किन आधारभूत ढांचों पर खड़ा है भारत का लोकतंत्र, वो अलग है। अमेरिका का लोकतंत्र अलग है। ठीक है। सब अलग अलग देशों के अलग अलग लोकतंत्र हैं, तो इन सबको हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो मुख्य चीज़ है हमारा भारत का संविधान है, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, तो ये देखेंगे कि भारत लोकतंत्र क्यों बना, कैसे बना, भारतीय संविधान कैसे विकसित हुआ, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, भारत में किस प्रकार से लोकतंत्र निरंतर रचित एवं पुनर्रचित हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। ठीक है। और इसके बाद इकाई 2 के तहत हम लोग देखेंगे संस्थाओं की कार्यप्रणाली, देखेंगे यहाँ पर जो 6 अंक का है हमारा, संस्थाओं की कार्यप्रणाली, देश कैसे शासित होता है। हम लोग देखेंगे कि हमारा देश जो देश का शासन है किस तरीके से चलता है, इसका अध्ययन करेंगे। हमारे लोकतंत्र से संसद की क्या भूमिका है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की भूमिका क्या है, इन सब चीज़ें हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं, लेकिन इनके बारे में जो है इनका फंडामेंटल ज्ञान नहीं है, तो इसको हम सीखेंगे किस मतलब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का क्या भूमिका होती है लोकतंत्र को चलाने में, ये सारा अध्ययन करेंगे। लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, हमें संविधान में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, भाई हमें कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं, तो इसका भी अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, न्यायपालिका किस प्रकार से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। जैसे कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, तो इन सब का हम अध्ययन करेंगे। और मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है कौन करता है, तो न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस सारा। तो ये हमारा नागरिक जीवन से जो है 15 अंक के प्रश्न आते हैं। और अगली लास्ट इकाई है हमारी जो है अर्थव्यवस्था से, तो ये खंड अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, जो 15 अंक का, यहाँ भी प्रश्न 15 अंक के आते हैं। तो इसमें पहली इकाई से 7 अंक के प्रश्न आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहली इकाई संसाधन के रूप में जनसंख्या यानी कि लोग, पीपल के बारे में देखेंगे यहाँ। तो यहाँ अध्ययन करेंगे जनसंख्या किस प्रकार संसाधन संपत्ति हो जाती है, यानी जनसंख्या एक किस प्रकार से जो है लोग यानी पीपल किस प्रकार से संसाधन या संपत्ति हो जाते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं, पुरुष कैसे क्रियाकलाप करता है, स्त्रियां कैसी करती हैं, तो इसका जो है हम अध्ययन करेंगे। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य जिनका भुगतान नहीं होता है। अब महिलाएं बहुत सारे ऐसे भी काम करती हैं जिनका कोई भुगतान नहीं, जैसे घर में महिलाएं सारा दिन जो है घर का घरेलू काम करती हैं, तो क्या उसके बदले में महिलाओं को कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। मानव संसाधन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की भूमिका, इसका अध्ययन करेंगे।
और मानव संसाधन के अनुपयोग के रूप में बेरोजगारी, इसके सामाजिक एवं राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, ये सारा अध्ययन करेंगे। और इकाई 2 है निर्धनता एक चुनौती। यहाँ पर हम लोग पॉवर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे, निर्धनता का अध्ययन करेंगे, जो कि इकाई 2 के अंतर्गत है। यानी कि गरीब कौन है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, शहरी गरीब या ग्रामीण गरीब, इसको किस अध्ययन के रूप में किया जाएगा। एक शहरी गरीब और एक ग्रामीण गरीब में दोनों में डिफरेंस देखेंगे, कौन कौन से मानक हैं जो एक व्यक्ति को शहर में रहते हुए गरीब कहा जा सकता है, या कौन से मानक है जो एक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए उसे गरीब कहा जा सकता है। ठीक है। और पूर्ण निर्धनता क्या है, लोग निर्धन क्यों हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। संसाधन का असमान वितरण देखेंगे, देशों के मध्य तुलना देखेंगे, मतलब एक से अधिक देशों की मध्य तुलना देखेंगे कि गरीबी के क्या क्या मानक हैं देश अलग अलग देशों में। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो सरकार गरीबी उन्मूलन को ख़त्म करने, यानी गरीबी को ख़त्म करने के सरकार कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। और भारत में खाद्य सुरक्षा, इसका अध्ययन करेंगे। यानी खाद्य सुरक्षा का मतलब हर व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंच सके, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे। तो इसका भारत में क्या उपाय किए जाते हैं। यानी देश में विविधता, पिछले समय में अकाल, पहले जो अकाल पड़े हैं अंग्रेजों के समय में, उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता, खाद्य सुरक्षा में सरकार की भूमिका, खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति, छोटे भंडार, ठीक है, और भूखे लोग, मतलब कहीं तो खाद्यान्न बहुत अधिक है, कहीं कम है, और दोनों में असमानता है। लोग खाद्य की उपलब्धता भी है, फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे क्या समस्या है, क्यों ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही, और इसका उपाय क्या है। जो है उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हमने जो है गाँवों में देखा होगा राशनिंग व्यवस्था, तो वही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है। और खाद्य सुरक्षा में सरकारी समितियों की क्या भूमिकाएँ हैं, खाद्यान्नों, दूध, सब्जियों, राशन की दुकानें, ये सब हम देखेंगे, सहकारी दुकानें। ठीक है, 2-3 उदाहरण के माध्यम से। और इस तरीके से ये हमारे जो है पूरा लिखित परीक्षा होगी। और इसके अलावा प्रोजेक्ट कार्य है जो 15 अंक का जो है इसके अंतर्गत होगा, जिसमें जो है कुछ पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए दिए जाते हैं, जैसे नदी प्रदूषण से, वनों का संरक्षण, व पारिस्थितिकीय संतुलन, ठीक है, इससे संबंधित और भी कुछ गतिविधियाँ की जा सकती हैं। तो ये प्रोजेक्ट कार्य हैं, इनको परीक्षार्थियों को करना है। ठीक। और इसके अलावा प्रोजेक्ट कार्य है तो अंक वितरण जो है कुछ इस तरीके से है, देख लीजिएगा आप इसमें। तो ये 30 अंक का जो है हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है टोटल। तो ये इस तरीके से हमारा ये पूरा अंक विभाजन के साथ में हमारा पूरा पाठ्यक्रम जो है ये पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से प्रावधान उत्तर प्रदेश शासन ने हमारे पाठ्यक्रम से हटाए हैं और किन किन को रखा है। बहुत ही गहराई से हमने यहाँ समझा, और इसके साथ साथ में अंक विभाजन के तरीके से हमने समझा कि कौन सा पार्ट कितने अंक का जो है रहता है। तो आप लोग इसी को अकॉर्डिंग जो है अध्ययन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।